नमस्कार, मैं GRS न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। आज का ब्लॉग मैं ईडी की इस रणनीति पर केंद्रित करना चाहता हूँ, जो खुद को संविधान से खुद को सर्वोपरि मानती है। हाई कोर्ट में जब पश्चिम बंगाल में इस मामले में जब ईडी पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ गई थी, तो वहाँ से जब उससे कोई राहत नहीं मिली और सुनवाई के लिए जब उन्होंने 14 जनवरी का समय चुना, इससे पहले ही ईडी माननीय सुप्रीम कोर्ट में चली गई और सुप्रीम कोर्ट ने कल पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया। आश्चर्यजनक रूप से सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रकार से ये किया है, ये एक आश्चर्यजनक बात है। जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने सजा न रोके पूरी FIR को रोकने का प्रयास किया है, वो ये दर्शाने को काफ़ी है कि एक तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से अब न सिर्फ ईडी को बल्कि केंद्र सरकार को भी राहत मिलती दिख रही। आप सभी लोग जानते हैं किस प्रकार चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल की चुनावी रणनीतिकार कंपनी आईपैक को लेकर जिस प्रकार से छापेमारी की ईडी ने, और उसका विरोध माननीय मुख्यमंत्री ने अपने समर्थकों के साथ किया और उन्होंने उस लैपटॉप को ले लिया जिसमें कि पूरी चुनावी रणनीति थी। निश्चित तौर पर भले ही कानूनन रूप से ममता बनर्जी ने गलत किया हो, लेकिन अन्य विपक्षी राज्य जो विपक्ष शासित हैं वो ये जान चुके हैं कि किस प्रकार केंद्र सरकार एक माध्यम से उनको उनकी न सिर्फ राजनीति को ख़त्म करना चाहती है, बल्कि किस प्रकार से एक तरह से उनको रणनीति जो है वो मान ली केंद्र के ही अनुसार बनाना चाहती है। अब देखना ये है कि ये राजनीतिक दल खुद को बचाएंगे या अपनी राजनीति को बचाएंगे। इस संबंध में कल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी ईडी के खिलाफ जांच शुरू कर दी। अन्य राजनीतिक दल भी किस प्रकार आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि 573 छापों में से आधे से अधिक छापे राजनीतिक दलों के खिलाफ लगाए गए हैं, मात्र इसलिए ताकि उनकी रणनीति को डिस्टर्ब किया जा सके। और सिर्फ 2 ही मामले ऐसे रहे जिनमें कि न सिर्फ वहाँ के आरोपी जेल भेजे गए, वो भी दिल्ली राज्य के थे। आप सभी लोगों ने देखा किस प्रकार शराब घोटाले में जब केजरीवाल की सरकार हुआ करती थी तो उन्हें पद पे रहते ही ईडी ने जेल भेजा था और उनके ही मंत्री सत्येंद्र जैन को भी जेल भेजा था। लेकिन अब
जब सरकार बदल चुकी है तो इस मामले का कहीं अता पता नहीं है। किस प्रकार से ईडी व्यापारियों पर छापे लगाती है, वो व्यापारी जो विपक्षी दलों के राजनीतिकों के पालनहार होते हैं या उनको आर्थिक सहायता मुहैया कराते हैं, और जब वही व्यापारी जब उनको दे देते हैं चंदा, उन्हें चुनावी चंदा दे देते हैं, तो वो मामला कहीं रफा दफा हो जाता है। लेकिन माननीय न्यायालय ने जिस प्रकार से राहत दी है, हालांकि मैं ये नहीं मानता कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गलत किया होगा, लेकिन माननीय कानूनन जो है, कानूनन तो यही दिखाई देता है कि राज्य और केंद्र के संबंध समन्वय में रहें, और यहाँ तक कि केंद्रीय एजेंसी के खिलाफ अगर राज्य सरकार ही कार्रवाई करेगी तो आखिर उसका होगा क्या। कानून तो ये बात सही है, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय को ये याद रखना चाहिए कि किस प्रकार एक आदेश के कारण न सिर्फ उनके मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंका गया, बल्कि यहाँ तक कि राज्यपाल और राष्ट्रपति को भी किस प्रकार से समय सीमा में बांधने को माननीय उच्चतम न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट की संज्ञा दी गई। क्या होगा क्या नहीं, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि जिस तरह से चुनाव आयोग को सरकार ने एक तरह से बूस्टर डोज दिया है, केवल ये कहने के लिए कि अब उन जो आयुक्त होंगे उनके द्वारा किसी भी की गई गलती के लिए उनके खिलाफ जांच नहीं होगी, उन्हें कोई सज़ा नहीं मिलेगी। निश्चित तौर पर ईडी के विषय में भी जो पहले से ही ताकतवर है, किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है, किसी भी प्रकार की उसकी जवाबदेही नहीं है। कानूनन रूप से उसको भी अब मजबूत बनाने का प्रयास इसी सुप्रीम कोर्ट के जरिए कराने की कोशिश केंद्र सरकार कर रही है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करूँगा। जय हिंद।